हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सुप्रभात। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वन जो कि आपके सामने चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन करने से पहले हम लोग क्या सीखे थे, बैलेंसी। और बैलेंसी के साथ साथ हम लोग ये सीखे थे कि कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो उसमें जो बनने की जो तरीके होते हैं उसको मैंने पहले लेक्चर में सिखाया है। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बनते हैं आखिर कैसे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर। तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब आपसे सिंपल भाषा में कहा जाए, केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई दूसरा सब्सटेंस है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। दोनों क्या होगी, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। अगर ये अलग अलग प्रॉपर्टी के दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलने के बाद कोई नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो भी कंपाउंड नया बनेगा इन दोनों प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको मिलता है तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, बहुत सिंपल लिखोगे, दोज या द प्रोसेस, क्या लिखोगे, दोज मतलब दोज केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद, द प्रोसेस इन विच एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो। ठीक है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। मतलब नया सब्सटेंस बने, लेकिन उसमें ये भी बोलना चाहिए किसके साथ साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ साथ, न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड या इज नोन एज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये आपका हो गया डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, डेफिनेशन। मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस बनना है जो कि उसकी प्रॉपर्टी पहले से अलग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, आपके पास एक कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड ए है, ठीक है, और वो बी से रिएक्ट करता है, बी से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इस ए वाले एलिमेंट की कुछ भी प्रॉपर्टी रही होगी, कुछ भी प्रॉपर्टी मान लेते हैं P1 रही होगी। अब बी एक अलग है तो इसकी प्रॉपर्टी P2 रही होगी। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो कोई नया बनेगा, ए बी के अलावा कोई नया बनेगा, क्योंकि बोला है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। तो एक नया सब्सटेंस मैंने मान लिया सी, क्या मान लिया, सी। अब ये जो सी है बन तो गया, न्यू सब्सटेंस आर फाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टी। मतलब P1 P2 से, मतलब इन दोनों से इसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होना चाहिए, हटके होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ नया मैंने मान लिया P3। तो ये आपका क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन जो भी है उसका एग्जाम्पल।
ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखोगे A + B ये C, ये तो इंडिकेशन हो गया ना, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक्चुअल में अगर एग्जाम्पल देना है कोई भी तो आप ऐसे दे सकते हो कि जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है, जब कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जब मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कार्बन डाई क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे कहने का मतलब ये आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका O2। अब बोलोगे सर O2 क्यों हो गया? यहाँ C है, यहाँ O है, तो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। O2 और ये मिलेगा CO2, ये मिलेगा, मिलके बनेगा CO2। तो ये क्या हो गया आपका? देखो C की अलग प्रॉपर्टी, O की अलग प्रॉपर्टी, CO2 की अलग प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब नया सबस्टेंस तो बना ही बना। अब CO2 की अलग प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसका नया बनने के साथ साथ अलग प्रॉपर्टी होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अभी बात हुआ है A + B, अब वो बना लिया C, अब D भी हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं एक ही हो, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। चलो अब यहाँ देखो, जो एरो के इस साइड होते हैं, एक्चुअल में इन्हें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोला जाता है, एरो की साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में एरो के इस साइड वाले टर्म को बोला जाता है रिएक्टेंट। इन्हें क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और एरो के इस साइड वाले एलिमेंट को बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। ध्यान सुनिएगा, तो एरो के इस साइड वाले रिएक्टेंट, एरो के उस साइड वाले प्रोडक्ट। अब आपको फिर से वही बात है, अब आप समझाओगे कैसे किसी को, या डेफिनेशन कैसे दोगे? रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट होता क्या है? अब ये पूरी बात की जाए ABCD की, तो ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट वाले एलिमेंट क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट होकर जो मिलते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब आपको मैं डेफिनेशन लिखाना सिखाता हूँ। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इसको मैं ऊपर कर दिया। चलो अब आपने हेडिंग क्या डालोगे? रिएक्टेंट। क्या डाले? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? चलो देखो, दोज सबस्टेंस, क्या लिखोगे? दोज सबस्टेंस, दोज सबस्टेंस, दोज सबस्टेंस in which those substance in which participate during chemical reaction। ठीक है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला कि इसी पार्टिसिपेशन के दौरान जो आपको प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या? जो आपको मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, यही में ना? तो इनको क्या लिखोगे? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? तो बोलोगे दो सबस्टेंस
दो सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान मुझे प्राप्त होते हैं। दो सब्सटेंस विच आर फाउंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पाए जाते हैं या केमिकल रिएक्शन के दौरान इसमें पाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था A + B क्या बना, C और D। तो इसका मतलब है कि C + D ये जो भी हैं वो आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। इसके अलावा जो आपका A + B दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो हम लोग क्या सीखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में पहले यूज होने वाले AB आपके रिएक्टेंट हैं, CD आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो किस प्रकार से होता है। एक मैं आपको एग्जांपल कर के दिखा रहा हूँ। चलो, जैसे एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का मतलब है यहाँ पर Mg और ऑक्सीजन का मतलब है O2, तो ये बनेगा MgO। अब बहुत सारे बच्चों की समस्या हो गई कि ये बन कैसे रहा है, तो यही चीज़ बनाने के लिए मैं लेक्चर 1 पढ़ाया हूँ आपको। अगर आपको देखो यहाँ भी सीखना है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जैसे Mg, तो Mg का वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। Mg की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन, अब O2 लिखा तो सिर्फ O लिखोगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। दोनों फैक्टर कटने ला के 2 × 2 2 × 2 कट गए, मतलब 1 और 1 आया। ये 1 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, Mg 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क नहीं है, तो MgO बना। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखना है तो देख सकते हो। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। अब देखो यहाँ कैसे पता चलेगा, ये हुआ H2 प्लस ये हुआ Cl2, अब ये बनेगा HCl। क्या बना, HCl। अब बहुत समस्या हो गया सर, यहाँ Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ O2 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 किस में लगेगा, जिसमें 2 लगने वाला होगा वो गैस होगा। और गैस में मैंने 5 बताए थे फिलहाल के लिए। Cl आपके H हो गया, Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं कभी कभी रिएक्शन में, जैसे ब्रोमाइड, आयोडीन, ये सब भी होते हैं। ठीक है, तो ये जब भी आएंगे गैस के फॉर्म में रहेंगे तो हमेशा 2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये वही वाली बात है कि ये कैसे बना। अगर ये बनाना है तो आपको सिंपल बैलेंसी आना चाहिए। कैसे, जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन है, क्लोरीन हो गया, इसकी बैलेंसी 1, इसकी भी बैलेंसी 1, ये यहाँ, ये यहाँ।
तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं आएगा, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम जो होता है वो रिबन के फॉर्म में पाया जाता है, मार्केट में रिबन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब ये रिबन के फॉर्म में पाया जाएगा तो इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता है। किसका लेयर चढ़ा होता है, ऑक्साइड का। जैसे कहने का मतलब समझो, सिर्फ इसकी बात हो रही है, ये वाले की, ठीक है। मतलब ये मान लो मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। इस मैग्नीशियम के ऊपर ऐसे ऑक्साइड की लेयर चढ़ी है, ठीक है। इस तरह से ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है। अब इस ऑक्साइड के लेयर जो होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से प्रिवेंशन बचा रहे होंगे, इसको बचा रहे होंगे। तो रिएक्ट करने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को सैंड पेपर से रफ किया जाता है, ठीक है। रगड़ा जाता है उसे, बालू पेपर से रगड़ा जाता है ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है वाई मैग्नीशियम रिबन इज रफ बाय द सैंड पेपर, तो आप बताओगे मैग्नीशियम रिबन आर फाउंड इन नेचर मैग्नीशियम ऑक्साइड विच आर प्रिवेंट that's why we will rough with the sand paper, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से रफ करते हैं। क्लियर है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे लिख रहे हैं। तो हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई इसको देखने पर नई प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअल में इसको देख कर कैसे पता करेंगे, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई बीकर में कर लो, ठीक है, आप बाहर कर रहे हो, तो कोई चीज़ देख कर कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए आप एक हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, ये आपका हो गया हेडिंग, ये आपका क्या हो गया, हेडिंग, ठीक है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या दिखता है, ठीक है। तो पहला दिखने वाला चीज़ केमिकल रिएक्शन के दौरान इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब कैसा गैस, किस प्रकार का गैस, वो हम लोग अभी बाद में बात करते हैं। दूसरा दिखेगा चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या दिखेगा, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब आप पढ़े हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लास 9th में मैटर के 3 स्टेट होते हैं, उस स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को नॉर्मल में PPT करके लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथा है चेंज इन कलर, मतलब कभी कभी आपको रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है,
रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, COLOUR कलर। ठीक है, पांचवा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, आपको कभी कभी तापमान में परिवर्तन भी दिखाई देगा। तो ये पांच ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इन पर हम लोग बारी बारी बात करेंगे और जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गैस है, आपको खुद लगेगा ये गैस है, तो वहाँ पर बोल सकते हो इल्यूजन ऑफ गैस। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि गैस रिलीज्ड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? चलो इसके बाद पहला हेडिंग डालते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, पहला हेडिंग है हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का निकलना। अब ये गैस जो है ये हम लोग की हेडिंग है। ठीक है, चल कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो गैस को निकलते हुए दिखाते हैं। ठीक है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ लिखना भी जरूरी है भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सम केमिकल रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो गैस को निकलते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, आप एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक्चुअल में आगे लिखा होता है DIL, डल्यूट लिखा होता है। ठीक है, डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम एरो दिया मैंने, एरो दिया, ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन आपके बुक में देगा, आपको इसको सिंबल लिखना होता है। इसका क्या लिखना होता है? सिंबल। उसी सिंबल को हम लोग बाद में बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। आप मैथ में पढ़ते हो कि वर्ड प्रॉब्लम देता है, उसका आप क्या करते हो? इक्वेशन बनाते हो। तो वैसे ही समझ जाइए कि ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, या इसको और भी वर्ड में सीक्वेंस में लिखा जा सकता है। अभी लिख के मैं दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं इक्वेशन बनाऊंगा, मतलब इन्हीं की इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। अब सबसे पहले आपको क्या देखना, ध्यान सुनो। आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। ठीक है, फिर उसके बाद है मैग्नीशियम का सिंबल Mg, फिर एरो है तो मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब समस्या क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी मैग्नीशियम लिखना है तो Mg और क्लोराइड मतलब Cl, तब ये गलत हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब MgCl को लिखोगे कैसे? तो उसके लिए मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पहले लेक्चर में आपको मैंने बैलेंसी पढ़ाया है, तो जिन बच्चों को बैलेंसी आ रहा होगा वही इसको कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब समझो, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बच्चे इतने समझ जा रहे हैं, मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, क्लियर है। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन मतलब Cl,
ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए। तो जुड़ने के लिए इनकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है। क्या होती है, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। तो वैलेंसी याद होगा तभी कर पाओगे। इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, ये वैलेंसी इसके पास, ये वैलेंसी इसके पास। तो हुआ क्या, Mg में 1 गया तो 1 लिखा नहीं जाता तो Mg हो गया। Cl के पास 2 गया इसलिए MgCl2 हो गया। क्लियर है। हाइड्रोजन गैस, तो देखो ये हो गया गैस H2। तो आप हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो इसका मतलब गैस निकल गया। तो इसलिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, मैं अब बता दे रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे देगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में ये कैसे देगा, चलो देखो। व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक, पहला वर्ड व्हेन, जब dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम। व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with magnesium, react with magnesium, क्या लिखा, when dilute acid react with magnesium then, या to formed, to produce, कुछ भी लिख सकते हो, to form, to produce या to give, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। to form, क्या फॉर्म कर रहा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, हेंस, या ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकला। तो हम लोग क्या देखें, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो it released hydrogen gas, it released hydrogen gas, hence it is evolution of gas, या hence it is chemical reaction। ठीक है, evolution of gas या chemical reaction बोल सकते हैं हम लोग। क्या है ये, देखो ये आपका प्रॉपर एक इक्वेशन बना, इक्वेशन से आपने उसका सिंबल फॉर्म में लिखा, सिंबल से आपने ये भी जाना MgCl2 ही क्यों हुआ। तो ऐसे करके अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप फिर से बोल रहा हूँ लेक्चर 1 देखिएगा, वहाँ पर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तब पर भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। या तो दूसरा तरीका है, आप क्या करिए, पिछले जाइए, वहाँ पर मैंने बैलेंसी लिखवाया है तो 5 मिनट में बैलेंसी वहाँ से नोट कर लीजिए, फिर आप याद कर लीजिए। अगर बैलेंसी याद रहेगा तो मैं यहाँ भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अगर बैलेंसी नहीं याद है या बैलेंसी निकालने नहीं आता तो आप पिछले वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर सीख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। देखो और भी एग्जाम्पल अगर लेना है तो बहुत सिंपल है। देखो मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल, dilute सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्या ले लें हम लोग, मान लेते हैं Na ले लेते हैं। Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं, सोडियम, और ये बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनेगा आपका। ठीक है,
अब इनको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इनको सिंबल के फॉर्म में देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपका सेकेंड चैप्टर आप देखे होंगे एसिड बेस साल्ट दिया हुआ है, एसिड बेस साल्ट, तो एक्चुअल में है क्या ये एसिड, तो वहाँ पर जाओगे तो आपको याद हो जाएगा खुद, लेकिन क्लास 9 में अगर सुने हुए तो ठीक है, नहीं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र आप याद कर लो, मैं लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। अब H2SO4 जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम से, Na, सोडियम से। अब देखो यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ लिख रहा है सोडियम सल्फेट, क्या लिख रहा है, सोडियम सल्फेट। अब आप सीखो, देखो ध्यान सुनो, सोडियम सल्फेट का मतलब, सोडियम का मतलब Na, सल्फेट का मतलब SO4। अब आपको सर ये SO4 कहाँ से आया सल्फेट मतलब, तो फिर से बता रहा हूँ आपको, मजबूरन है कि पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैंने सल्फेट को फार्मूला SO4 बताया, ठीक है। सोडियम की बैलेंसी होती है 1, सल्फेट की बैलेंसी होती है 2, ये यहाँ गया और ये वाला यहाँ गया, तो Na के पास 2 आया, तो ये हुआ Na के पास 2, तो Na2, और SO4 के साथ 1 आया, तो SO4 के साथ 1 आ गया। क्लियर है, Na2SO4 बन गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया H2, ये हो गया H2, ये क्या हो गया H2। समझ में आया। तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। मैं आपको देखो बताते जा रहा हूँ ये कैसे बन रहा है। इसको बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बैलेंसी आनी चाहिए, आनी चाहिए तो आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो इसको भी अगर लिखना होगा इस टर्म की तरह, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप यहाँ पर क्या लिखो, सॉरी यहाँ पर लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या लिखो, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ, यहाँ मैग्नीशियम है तो यहाँ पर क्या है, सोडियम है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सोडियम, ठीक है, सोडियम टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर टू फॉर्म्ड क्या हो रहा था, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, टू formed sodium sulfate and hydrogen gas, it released the hydrogen gas, hence it is the evolution of gas, या hence it is the chemical reaction। क्लियर है। चलो, इस प्रकार से इसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है चेंज इन स्टेट। ये सबसे सिंपल है, चेंज इन स्टेट, और ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये नॉर्मल बस जानकारी के लिए आप याद रखोगे चेंज इन स्टेट कैसे होता है, ठीक है। आप जानते हो कि कैंडल सबसे एग्जांपल है कैंडल, या कैंडल के अलावा अगर वुड लेना है तो वुड ले लो। अगर कैंडल आप ध्यान से देखो तो कैंडल एक सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड। और कैंडल को आप जलाओगे तो कुछ उसका पोर्शन सॉलिड में रह जाता है, कुछ पोर्शन लिक्विड बनता है फिर सॉलिड बन जाता है, कुछ पोर्शन वो गैस के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, कुछ पोर्शन गैस है। तो स्टेट आपका चेंज हो रहा है कि नहीं, पहले सिर्फ सॉलिड था, अब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। गैस के फॉर्म में आपको पता है थ्रेड होता है, जो रस्सी होता है मोमबत्ती के ऊपर, वो थ्रेड क्या होता है, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। वुड में भी आओगे, वुड एक सॉलिड है, तो ये सॉलिड जो राख होता है एस होता है वो सॉलिड, और बाकी जो होता है वो गैस के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अगर हरी लकड़ी या लकड़ी में कोई पानी है तो उसमें से क्या होगा, वेपर के फॉर्म में क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में कभी कभी मिलते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड भी लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कहाँ देखते हो, या तो भीगी हुई लकड़ी रहेगी तब वहाँ पर पानी निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो बाकी जो आपके पास 5 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, तो 5 में से 2 मैंने आपको डिटेल में करा दिया, 3 बाकी है। तो 3 जो है बचे हुए वो हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में वहाँ पर वो 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर के 2 फॉर्म होते हैं, आप ध्यान से सुने होंगे, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चेंज इन कलर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चेंज इन कलर आपको बताता है कौन सा केमिकल किस रंग का होता है और क्या करने पर उसका रंग किस कलर का बदल जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको एक वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।